हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो एवरेज पर देखा होगा और आप लोगों ने समझा भी होगा कि जो अर्थमेटिक है यानी कि जो सीसेट का मैथमेटिक्स है उसका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी कभी भी आपकी ऊपर की नॉलेज नहीं देखता है। वो एसएससी का मैथ्स नहीं पूछता है कि जो शॉर्टकट्स पर चले, वो हमेशा आपकी जड़ें चेक करता है। जड़ का मतलब होता है बेसिक। तो आइए इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज, जो कि हिंदी में रहेंगी प्रॉपर, और मैं क्वेश्चंस भी आज से प्रॉपर हिंदी में लेकर आने वाला हूं। ये परसेंटेज जो है वो दो पार्ट में कंप्लीट होगा, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को कराने होंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज हम बेसिक सीखेंगे, परसेंटेज होता क्या है वो सीखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आर यू गाइज रेडी? एक बार फटाफट कमेंट में जय हिंद लिख दिया करो यार, ठीक है ना, ताकि पता चलता रहे कि क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं मन से। और वैसे बताने की जरूरत नहीं है, जब यूपीएससी की तरफ हम लोग अपना टारगेट बना लेते हैं ना, तो सीरियसनेस अपने आप आ जाती है। ये रिकैप है पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। एवरेज पढ़ाया था, रैंडम नंबर्स का, सीरीज का, कंबाइंड एवरेज, इंक्रीज्ड एवरेज, मिक्स टाइप्स क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे सबके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जानो कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, या इसको हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सभी लोगों ने संधि विच्छेद सबने पढ़ा है। संधि विच्छेद जो है ना, सबने पढ़ा हुआ है ना? सही बोला मैंने? ठीक है। तो परसेंटेज जो है यानी कि जिसको हम प्रतिशत कहते हैं, आप इसका सिंपली संधि विच्छेद करो जरा। इंग्लिश में करोगे तो तीन शब्द मिलेंगे आपको, एक मिलेगा पर, एक मिलेगा सेंट और एक मिलेगा एज। अब इसको मैं हिंदी में लिखूं तो पर का मतलब होता है प्रति, सेंट, सेंचुरी पढ़ते हो ना सभी लोग, शताब्दियां, 100 वर्षों का एक, 100 वर्ष को एक शताब्दी बोला जाता है। सेंचुरी का जो शब्द है वहीं से ये सेंट शब्द लिया गया है, वहीं से ये शब्द सेंट लिया गया है, यानी कि इसका मतलब हुआ 100। और एज का मतलब यहां पर है कैलकुलेशंस, यानी कि हम जिसको बोलते हैं गणना। क्या कहते हैं? गणना कहते हैं। इसके नाम में ही इसका पूरा डेफिनेशन, परिभाषा छुपी है इसके नाम में। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या बोला। प्रतिशत यानी कि 100 पर एक। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 पर एक, यही तो बोला। प्रतिशत, शत पर एक, प्रति, उसको हम ये कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। यही बात है, यही बोला ना। तो बेटा 100 पर एक की गणना को हम प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत। कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। जितना भी आप अर्थमेटिक पढ़ोगे और जो आपका सीसेट का मैथ्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ देना, सेट थ्योरी को छोड़ देना, वो सब आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत देश में गवर्नमेंट ने हाई स्कूल तक गणित को कंपलसरी क्यों किया है? क्योंकि गणित हाई स्कूल तक जितना भी आप पढ़ते हो वो आपकी डेली लाइफ, आपकी जो दैनिक जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए सबके लिए कंपलसरी होता है। चाहे आप किसी बोर्ड में चले जाओ, सीबीएसई चले जाओ, आईजीसीएसई चले जाओ, आईएससी बोर्ड चले जाओ, आईसीएससी बोर्ड चले जाओ, यूपी बोर्ड चले जाओ, एमपी बोर्ड चले जाओ, किसी भी बोर्ड में जाओ आप, चाहे बिहार बोर्ड में जाओ, किसी भी बोर्ड में जाओगे, हाई स्कूल तक का जो गणित है वो इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि वो सारा गणित आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। तो जब दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है यानी कि हम प्रैक्टिकल में तो बहुत है, उसके साथ चीजों को खरीद रहे हैं, चीजों को बेच रहे हैं, चीजों का प्रतिशत निकाल रहे हैं, डिस्काउंट मांग रहे हैं, है ना, गाड़ियां चला रहे हैं, स्पीड आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, औसत निकाल रहे हैं, सब क्या है? यह आपका दैनिक जीवन का गणित है। और जब दैनिक जीवन का गणित हम पढ़ते हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है यार। क्या मम्मी को सिखाना पड़ा था कि मम्मी प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, सब्जी वाला कैसे फायदा लेगा, आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा? क्या सीखना पड़ा? कोई फॉर्मूला बताया उनको कि मम्मी जब डिस्काउंट लेना तो ये फॉर्मूला लगा देना? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया यार। तो हम फॉर्मूले से गणित को सीखें क्यों? हालांकि गणित नहीं चलता है बिना फॉर्मूले के, लेकिन जो दैनिक जीवन वाला गणित है वो बिना फॉर्मूले के चलता है। मैं आपको सिर्फ दो ही रूल बताऊंगा,
सिर्फ दो रूल। मेरा पहला रूल कि हम किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। किसी भी फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में ले जा सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में ले जा सकते हो सिर्फ 100 से गुणा करके। जैसे आपके हाई स्कूल में पेपर हुए, 5 पेपर हुए, 500 नंबर का पेपर होता है पूरा, 500, और 500 में से आप 350 नंबर लाए। आप सभी लोग पूछते हैं ना कि कितने परसेंट नंबर बने, बताओ जरा, पूछते हैं ना कि कितने परसेंट नंबर बने। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे कि मेरा 500 नंबर का पूर्णांक था, उसमें 350 मैंने अर्जित किए हैं, और 100 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 2 जीरो ये कट गए, 5 से कट जाएगा 70, मेरा 70% आया। तो है क्या, ये एक भिन्न है, और भिन्न में 100 से गुणा हमने जब किया तो वह प्रतिशत में बदल गई। किसमें बदल गई? प्रतिशत में बदल गई। जब हम किसी भिन्न को, भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जब, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि P बटे Q फॉर्म में हो और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो, बस यही बात है। P बटे Q फॉर्म में हो और Q का मान कभी भी 0 ना हो। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंट में ले जा सकते हो 100 से गुणा करके, और किसी भी प्रतिशत को वापस फ्रैक्शन में ला सकते हो 100 से भाग करके। जैसे आपका 50% है, 50% को प्रतिशत हटा के नीचे 100 ले आओ तो हम भिन्न में क्या कह सकते हैं? 1/2 भिन्न कह सकते हैं। मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? पहला रूल, सबसे पहला रूल मैंने आपको जो सिखाया है इस पर ध्यान देना। सबसे पहला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैं सबसे पहले आपके पिलर्स मजबूत कर रहा हूं। पिलर्स कौन कौन से होते हैं? पिछली क्लास में बताया था, एक औसत, एक प्रतिशत और एक अनुपात। ये 3 चीजें मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो ध्यान देना और समझना। चलो, पहला रूल कंप्लीट हुआ, आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरे रूल को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। हिंदी इंग्लिश दोनों में बेसिक बताऊंगा, तो जो बच्चा कैसा भी पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एकिक नियम। एकिक नियम, एकिक नियम क्या है प्यारे बच्चों? एकिक नियम क्या है? आमतौर पर डेली इस्तेमाल करते हो आप जीवन में। आप जाते हो कि भैया एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना, भैया 2 चिप्स के पैकेट दे दो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। फिर वो जब कैलकुलेट करता है तो वो किस हिसाब से करता है? मान लीजिए आप केले खरीदने गए, आपने बोला भैया आधा दर्जन केले दे दो। कितना? आधा दर्जन। आधा दर्जन का मतलब हो गया 6 केले। उसने बोला कि मैडम 12 केले या 12 केले जो हैं वो 60 रुपए के हैं। कितने के? 60 रुपए के हैं। अगर 12 केले 60 रुपए के हैं तो ये बताओ एक केला कितने का पड़ेगा? एक केले का प्राइस क्या होगा? 60 बटे 12, 12 से कट जाएगा यानी कि 5 रुपए। कितना होगा? 5 रुपए होगा। एक केले का मूल्य 5 रुपए है। आपको कितने केले चाहिए? 6 केले चाहिए। आपको कितने चाहिए? 6 केले। तो क्या करोगे? ये एक का मान ध्यान से देखो, एकिक में एक, यूनिटरी में यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो एक का मान निकालना, एक का मान निकालना ही हमारा यूनिटरी मेथड कहता है कि 12 का मान 60, एक का मान 5, तो 6 का मान 6 इंटू 5, 6 पंजे 30। कितने रुपए आ गया? 30 रुपए आ गया। बात क्लियर? तो ये जो एक का मान आप निकालते हो, जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो, एक का मान निकालते हो, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि एकिक नियम। बस यही 2 नियम आपको सीखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद, मेरी बात को ध्यान से लिख लेना कि गणित को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सवाल को समझना। और सवाल को तभी समझ सकते हो जब सवाल को ढंग से, ध्यान से पढ़ोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ फ्रैक्शन में लिख कर लाया हूं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक को 100% कहते हैं, डेसिमल में भी लिखा हुआ है 100% कहते हैं। 1/2, अब ये 50% कैसे आ रहा है? ये 50% कैसे आ रहा है? ये एक भिन्न है, भिन्न में 100 से गुणा किया, किसी भिन्न में 100 से गुणा किया, किसी भिन्न में 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा।
तो भिन्न में 100 से गुणा किया तो 50% ये आ गया, 50% डेसिमल में भी। 1/3 को 100 से गुणा करूंगा तो 33 सही 1/3 आएगा और 33.33% भी मैं कह सकता हूं। ये याद करना बहुत जरूरी है। 1/20 तक ये कितना लिखा है, 1/5, 1/10, 1/15 और 1/20। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लीज कृपया करके, नहीं भी मिलेगी तो आप इसको खुद लिखें, भरोसे ना बैठे किसी के। आप इसको अपने गणित के नोट्स बना रहे हो उसमें इसको लिख लेना और इसको याद जरूर करना, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? कोई ये सोचे कि यहां रट्टा मारना शुरू कर दिया, जैसे जीएस पढ़ रहे हैं कि 1857 की क्रांति में ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ। अरे नहीं भाई, गणित है, हल करोगे जितना उतना दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आप लिख लो एक रफ कॉपी पे, 1/1 गुणा 100 कितना आ गया 100, फिर 1/2 गुणा 100 कितना आएगा 50, ऐसे करके हल करते चलो। जब बार बार आप इसको हल करोगे, आप ज्यादा नहीं 3-4 बार करो, 3 से 4 बार करो, ये आपको याद हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि इन सब का इस्तेमाल सिर्फ प्रतिशत में है ना, परसेंटेज में है ही, प्रॉफिट एंड लॉस में है, इंटरेस्ट पढ़ोगे उसमें भी है, एवरेज पढ़ोगे उसमें भी है, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे उसमें भी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना परसेंटेज, ये जो टॉपिक है वो गणित के हर जगह घुस जाता है, हर टॉपिक में घुस जाता है। तो ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बाकी टॉपिक्स को हमें भी क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं पहले सवाल की तरफ। सभी को दिख भी रहा होगा, बड़ा सरल है। देखो 1600 का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। बोर्ड मास पढ़ो ना सभी, बोर्ड मास। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12.5%। जरा ये देखो कहीं पर दिख रहा है 6 सही 1/4? 6 सही 1/4 कहीं पर दिख रहा है क्या? मुझे दिखाई दिया 6 सही 1/4। क्या 6 सही 1/4% को 1/16 लिखा जा सकता है? भाई ये दोनों बराबर ही तो हैं, इसमें 100 से गुणा किया तभी तो प्रतिशत आया। और पहला रूल याद है, फर्स्ट रूल, फ्रैक्शन से परसेंट, तो परसेंट से वापस कहां आ सकते हैं, फ्रैक्शन, तो परसेंट से वापस फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आ सकते हो 1/16। तो इसी चीज को मैं यहां लिखूंगा कि अगर मैंने लिख दिया कि 1600 का इतना प्रतिशत या 1/16, कोई दिक्कत, प्लस 800 का 12.5, क्या यह भी आपको कहीं दिख रहा है? क्या यह भी आपको कहीं दिख रहा है? मुझे दिखाई दिया 12.5। 12.5 को क्या लिखा जा सकता है, 1/8। चलो तो इसको लिख देते हैं 1/8। 16 से 1600 कटा 100 बार, 8 से 800 कटा 100 बार, और 100 प्लस 100 कितना होगा, 200। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन। देखो ऐसे सवाल नहीं आते हैं। आप ये सोच रहे हो, कई लोग देखो जिसका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होता है, अगर उन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई हो कि ऐसे सवाल आते हैं यूपीएससी में, नहीं आते भैया, हम साफ खुद ही कह रहे हैं कि नहीं आते। लेकिन आप ये सोचो कि ये अगर कैलकुलेशन सीखोगे तभी तो बड़े बड़े सवालों में जब कैलकुलेशन आएगी तभी तो उनको हल कर पाओगे। कई लोग होते हैं ना यार, जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा आता है, वो सोचता हो कि यार क्या ही पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी में ऐसा आता है। नहीं आता भाई, नहीं आता। सीढ़ी के आखिरी छोर पर चढ़ने के लिए ना सबसे पहला छोर पकड़ना पड़ता है, तब जाकर आखिरी पकड़ोगे। ऐसा नहीं है कि हवा में छलांग मारी और आखिरी सीढ़ी पकड़ लो, नहीं। समझ में आया? तो ये पहला छोर है, अभी चल रहा है धीरे धीरे, पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं हम, अभी नहीं। लेकिन हां, ये वादा है मेरा कि जब आप क्लास कर लोगे, परसेंटेज का कोई भी सवाल आप लगा लेना, कहीं से भी आपका आंसर आएगा, सही तरीके से पढ़ रहे होगे। सवाल पढ़ो। एक विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने उसको बोला कि बच्चे इधर आ, एक संख्या दे रहा हूं मैं तुझे, एक नंबर दे रहा हूं,
मैंने उसको एक संख्या दी और मैंने बोला कि 5/3 से गुणा कर दो इसमें। अगर वो कर देता यानी कि उसका आंसर कैसा आता? बिल्कुल करेक्ट आता, एकदम सही, परफेक्ट। उसने क्या किया? उसने सुना नहीं जल्दबाजी में, उसने क्या किया कि उसी संख्या में गुणा कर दिया 3/5 से, उल्टा कर दिया। तो आंसर कैसा हो गया? इनकरेक्ट, गलत हो गया। क्या हो गया आंसर? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। एक विद्यार्थी ने 5/3, अब ये सवाल पढ़ने का तरीका देखो मैं कैसे पढ़ता हूं। एक विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के बजाय ये करना था, कर ये दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? तो गलती है, एरर तो हुआ है। अब कितने प्रतिशत हुआ है ये हमें बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, संख्या के बारे में कोई ज्ञान है? नहीं है, नहीं पता कि संख्या क्या है, तो उसको हल कैसे करें? आप सोच रहे होगे सर x मान लो, x से हल कर लो। हाँ मान लो, मानना ही तो है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा ना कि x मान लो, कि जब भी तुम्हें कुछ ना पता हो तो x मान लो। अरे संख्या कुछ ऐसी मान लो ना, हमने देखा ये 3 से विभाजित हो रही है और यहां देखा वही संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये संख्या कुछ ऐसी है जो 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या हमने पकड़ ली 15। कितनी मान ली? 15। तो 3 से कट करेंगे 5 बार, 5 25, कितना आना चाहिए था? 25। 5 से कटा 3, 3 तिया 9, आया कितना? 9। क्या त्रुटि हुई है गणना में? जी हां, आना था 25, क्योंकि सही उत्तर है 25, आया 9। कितना कम आया बेटा? 16 कम आया। 16 कम आया। किससे कम आया है? 25 से कम आया है। उसका क्या चाहिए? प्रतिशत चाहिए। तो 25 से 4 बार, 16 चौक 64, 64% की त्रुटि हुई है इस गणना में। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? 64% की त्रुटि हुई है। आना था 25, लाया 9, कितना कम लाया? 16। किसमें से? 25 में से 16 कम लाया है। तो कितने प्रतिशत कम लाया है? 64%। यानी कि कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दी? 64% की त्रुटि कर दी। आंसर क्या बन गया? डी ऑप्शन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। अगर दोनों संख्याओं का जोड़ 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? यदि दोनों संख्याओं का जोड़ 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, अगर दोनों संख्याओं को जोड़कर 150 आता है, एक को अगर मैं x मान लूं तो दूसरी जो होगी वो 150 में से x घटेगी, 150 में से x घटेगी। अब चूंकि ये 150 में से घट रही है तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? छोटी संख्या हो गई। और ये हमारी कैसी हो जाएगी? सॉरी, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि 150 में से ये घट रही है और ये कैसी संख्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्या बोला उसने कि बड़ी संख्या का 40%, तो 150 माइनस x का 40%, प्रतिशत का हमने बटे में 100 ले लिया। छोटी संख्या क्या? x के 60% के बराबर है। हमने क्या किया? 100 से 100 काट ले, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार काट ले, इधर कितना आ जाएगा? 3x, और 2 का गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा 300 और माइनस 2x। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5x और बराबर कितना हो जाएगा? 300। 5 से कट कर दो, कितना आ जाएगा? 60। x का मान आ गया 60। पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी ये वाली है। तो 150 में x का मान 60 माइनस करोगे तो 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 90। यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी? 90। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? भाई अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, दो संख्याएं क्रमशः 25% और 20%, 25% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत? ठीक है, पहले देखो कितनी संख्याएं हैं। दो संख्याएं क्रमशः ये तीसरी संख्या, मतलब टोटल 3 संख्या है, 1 2 और ये 3 संख्याएं हैं। कहता है दो संख्याएं जो हैं
क्रमशः तीसरी से एक 25% कम है और एक 20% कम है। यही तो बोला, दो संख्याएं क्रमशः 25% तथा 20% तीसरी संख्या से कम है, तो हमने कम कर दिया। अब देखो, पहली संख्या तीसरी पर आधारित है, ये पता चलेगी तो उसका 25% कम ये पता चलेगी। दूसरी संख्या भी इस पर आधारित है, जब इसके बारे में कुछ ज्ञान होगा तो 20% कम ये आ जाएगा। हमने तीसरी संख्या को मान लिया कि वो 100 है। कितना मान लिया? 100। उसका 20% कम यानी कि 80। और यह संख्या अगर 100 है, इसका 25% कम यानी कि 75। 100 का 20% यानी कि 20 कम, 25% यानी कि 25 कम। तो कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का, तो दूसरी हमारी 80 है, इसका x% हमने मान लिया कि x% है। कौन सी? पहली संख्या यानी कि 75। तो x का मान निकालेंगे 75/80 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 100 से गुणा। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 75 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 375/4। कट कर लीजिए। 4 निम 36, 9 आ रहा है। 9 किस में आ रहा है? 9 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आंसर। पूरा मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 9 एक ही में दिखाई दिया, तो मैंने सीधा आंसर लगा दिया 93.75%। तो ये रहा मेरा करेक्ट उत्तर। ठीक, ये है मेरा करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 150 है। मतलब एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां सबको गिना गया तो 150 लोग निकले। कहता है अगर लड़कों की संख्या x हो, लड़के x हैं, तथा लड़कियों की संख्या पूरी संख्या का x% है। लड़कों की संख्या कितनी है? x। ठीक है। और कहता है तथा लड़कियों की जो संख्या है, पूरी संख्या कितनी है? 150। पूरी संख्या का x% हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? आपको लड़के पता करने कितने हैं। ठीक है, चलो मैं ये कह सकता हूं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर 150 है, जिसमें लड़के कितने हैं? x है। तो लड़कियां कितनी बची? अगर बॉयज हमारे पास x है तो हमारे पास गर्ल्स कितनी बचेंगी? गर्ल्स बचेंगी 150 में से x घटा दो, इतनी बचेंगी लड़कियां। और वो कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो पूरी संख्या का x% है, यानी कि गर्ल्स जो है वो 150 का x% है। x% का 100 आ गया नीचे। 150 का x% जो है वो लड़कियां हैं। अच्छा, ये भी कह रहा है ये लड़कियां हैं और हम कह रहे हैं कि लड़कियां इतनी हैं, यानी कि 150 - x है। प्रतिशत हटा दें, बटे में 100 ले आए। इससे कट किया 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, कितना हो गया? 3x/2। माइनस का x इधर था, प्लस का हो गया, इधर आ गया 150। इधर ले जाओ, 5x/2 बराबर 150। 5 से कट जाएगा 30 बार, तो x का मान कितना आएगा? 60। यानी कि लड़के कितने निकल आए? 60। हमें यही पूछा है लड़के कितने हैं, तो भैया 60 है। x का मान ही लड़के हैं, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, x का मान ही लड़के हैं और ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, ये रहा। एक संख्या में 84 जोड़ने पर वह अपने आप का 107% हो जाता है। अच्छा सवाल है। एक संख्या हमने मान ली, उसमें हमने 84 जोड़ दिया और वह अपने आप का 107% हो जाता है, खुद का 107% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो कि वह संख्या कितनी है। तो संख्या ज्ञात करो कि वह संख्या कितनी है। ठीक है, पहले बेसिक से करते हैं, फिर धीरे धीरे इसके शॉर्टकट्स पे चलना शुरू करेंगे। अभी सब बेसिक चल रहा है तो बेसिक पे ही चल रहा हूं। एक संख्या में 84 जोड़ना है। हमने संख्या मान ली x है, उसमें जोड़ दिया 84, तो वो कहता है वह हो जाती है स्वयं, यानी कि खुद के 107% के। 107% का मतलब हो गया बटे में 100।
कितना हो गया, प्रतिशत बटे में 100। x को उधर भेज दूं तो 84 बराबर 107 x बटे 100। x को उधर भेज दिया माइनस x हो गया। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7x बटे 100 बराबर 84। 7 से कट जाएगा 12 बार, ये इधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा x का मान, 1200। संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1200 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 1200 आ गई। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं कि आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो। आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। संख्या में 84 जोड़ा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हमने माना संख्या हमारी 100% है, उसमें 84 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 84 जोड़ने पर, 84 जोड़ने पर वो 107% हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, कितना जोड़ रहा है, सीधा 7% जोड़ रहा है, और वास्तव में कितना जोड़ रहा है, 84। तो 7% का मान 84, 1% का मान, हमने 1 का मान निकाला, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का इस्तेमाल कर रहा हूं, 7 से कट जाएगा 12 बार, 1% 12 के बराबर, हमने संख्या 100% मानी थी, तो संख्या हो जाएगी हमारी 1200। 2 जीरो और बढ़ा दिए, आंसर डी। वो शॉर्टकट है, ये आपका पूरा बेसिक है। ठीक है, ये पूरा आपका बेसिक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, खाने के तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो सुषमा अपने उपभोग को, उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन, खपत, उपभोग को 20% से घटा देती है, तो खाने के तेल के खर्च में कितनी वृद्धि हुई। सवाल को पढ़ो, यह बताओ, क्या हम लोग, मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि हमारा जो गणित है वो दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो अपनी लाइफ से रिलेट कर लो ना, अपने जीवन में जोड़ लो, अपने आप समझ में आना शुरू कर देगा। खाने का तेल बढ़ गया, हर साल हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भैया प्याज का रेट या टमाटर का रेट 300 रुपए गया था, इस बार 300 रुपए गया था ना, गर्मियां जब जुलाई अगस्त सितंबर की बात करूं मैं, 300 रुपए किलो टमाटर बिका हमारे नोएडा में। अब 300 रुपए किलो, हमारे घर में बताया हमको कि टमाटर 300 रुपए मिल रहा है, हमने कि मत खाओ, क्या बोले, या कम खाओ, क्योंकि जब भी किसी उत्पाद का मूल्य बढ़ता है तो उसकी खपत में कमी हो जाती है। अगर किसी उत्पाद का मूल्य बढ़ता है, अभी पेट्रोल हो जाए 500 रुपए लीटर, जो लोग एक एक गाड़ी में अकेले अकेले बैठ के सफर कर रहे हैं ना, सब लोग कारपूलिंग शुरू कर देंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे। 500 रुपए लीटर कर दो कि भैया जो तेल है वो 500 रुपए लीटर हो गया है। अब कौन डलवाएगा, बहुत ही रईस लोग जिनके पास 500 रुपए लीटर। अब 500 रुपए लीटर, अब वो रईस है, सोचो उनके पास गाड़ी कौन सी है, BMW, जैगुआर, पोर्शे, इस टाइप की गाड़ियां हैं जो एवरेज ही देती हैं 10 तक, 11 तक, 7, 8, 9, 10। 500 रुपए में 8 किलोमीटर चलेगी, 500 रुपए में 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो वो भी सोचेंगे इससे बढ़िया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, बढ़िया रहेगा, है ना। तो रेट जब बढ़ेंगे तो उसकी खपत में कमी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब भी किसी के रेट बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ते हैं, तो उसकी खपत में कमी हो जाती है। देखो यहां पर देखने को मिलेगा कि 25% की वृद्धि हुई तो उसके उपभोग को यानी कि खपत को 20% से घटा दिया गया। मतलब जितना पहले खाया जा रहा था अब उतना नहीं खाया जा रहा है। तो खाने के तेल के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब खर्च की बात आ गई। आप चीजें खरीदने जाते हो, वो किस बेसिस पर खरीदी जाती है, प्राइस का कंजम्पशन में, प्राइस का कंजम्पशन में मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर आपका एक्सपेंडिचर निकलता है। क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है। मतलब क्या हुआ कि यदि आप मूल्य में
खपत का गुणा करोगे या उपभोग का गुणा करोगे, खपत, तो उससे आपका खर्चा निकलता है। कैसे? आप जाओ, चीनी का रेट कितना है आज? चीनी का रेट मान लीजिए 40 रुपए पर किलोग्राम आ रही है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम आती है। आपके घर में खपत है उसकी 10 किलो की, तो आपका खर्चा कितने का हुआ? 400 रुपए का। 40 का रेट है मूल्य, खपत 10 किलो की आपके घर में, आपका खर्चा कितना होगा उस पर? 400 रुपए होगा। तो बस यही चीज मुझे यहां लिखनी थी। अब सुनो, खाने के तेल में 25% की वृद्धि हुई। सुषमा ने क्या किया? 20% अपना उपभोग घटा दिया, 20% कम खरीदा। तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई? तो देखो, ध्यान से सुनना। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। सवाल देखना मेरा, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। यदि किसी संख्या में स्वयं का 25% जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह 25% जोड़ दिया जाता है तो वह 550 के बराबर हो जाती है। एक सवाल ये करो, एक छोटा सा शॉर्टकट यहां से आपको और सिखा रहा हूं। तो वह 550 के बराबर हो जाती है। क्या किया? यदि किसी संख्या में स्वयं का, मतलब उसी का 25% जोड़ दिया जाता है तो वह 550 के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या होगी? आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि माना संख्या x है। क्या किया आपने? माना संख्या x है, तो x में जोड़ना है x का 25%। x में जोड़ना है x का 25%, तो वो बराबर हो जाएगा 550 के। किसके बराबर हो जाएगा? 550 के। तो x प्लस x का 25% का मतलब हुआ 1/4, बराबर कितना हुआ? 550। इसको इधर ले जाओ भाई, एलसीएम लोगे, क्योंकि x प्लस एक्स इंटू 1 x/4 हो गया, बराबर कितना हो गया? 550। अब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5x/4 बराबर 550, और 5 से कट जाएगा 110 बार, और इसको इधर भेजोगे तो x का मान आ जाएगा 440। यानी कि वो संख्या कितनी आ गई? 440। एक तो तरीका आपने ये किया, एक तरीका आपने ये किया जब आपने क्या माना? x माना, और x मान के इसको सॉल्व कर दिया। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, संविधान में कहीं नहीं लिखा, पढ़े हो संविधान, कहीं नहीं लिखा कि सदैव x ही माना जाए और x के अलावा कुछ और ना माना जाए। कहीं भी लिखा है? नहीं लिखा। तो जरूरी क्या है x मानना? अब शॉर्टकट देखो हमारा, हमें क्या करना है? 25% जोड़ना है। तो 25% का सबसे पहले आप भिन्न लिखेंगे, 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। ये देखो यहां पे मैंने लिखवाया हुआ है। कितना होता है? 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। संख्या माननी है, संख्या माननी है कुछ ऐसी जिसका 25% उसी संख्या में जोड़ना है। हमने संख्या को हमेशा ये माना है, ये हमने माना कि हमारी संख्या ये है। क्यों माना ये? कारण क्या है सर? आपने 4 क्यों मान लिया नीचे? क्योंकि कारण ये है कि जब आप 4 में जोड़ोगे 4 का 25%, तो 4 का 25% जैसे ही आप निकालोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो तो 1 आया। यानी कि इस संख्या का इतने प्रतिशत, जो भी यहां पर संख्या होगी उसका इतने प्रतिशत उसके ऊपर ही दिया गया होगा, उसके ऊपर ही दिया गया होगा। जैसे मैं ये कह दूं कि इस संख्या का इतने प्रतिशत इसी के ऊपर दिया है। आप 14 का 7 सही 1/7% निकालो। आप
14 का 7 सही 1/7% निकालो, निकालने की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर है वो 1 है। 75% का मतलब होता है 3/4। इस संख्या का इतना प्रतिशत उसी के ऊपर दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर लो। 4 का 75%, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3। तो हम ये करें क्यों, ये हम करें ही क्यों, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये मान ले हमेशा ऐसा होगा कि इस संख्या का इतना प्रतिशत उसी के ऊपर है, बस इतना मान लो, इतना मान लो। यानी कि हमने संख्या मानी 4, उसमें जोड़ना है कितना, इसी संख्या का इतना, यानी कि 1। तो 4 में 1 जोड़ा हुआ 5, और 5 जब हो गया तो वो बराबर हुआ 550 के, 1 बराबर होगा 110 के। जब आप x मानते हो तो x का मान निकालते हो, तो यहां 4 माना है तो 4 का मान निकालो, 4 का गुणा कर दो, कितना आएगा 440। ये लो, कितना आएगा 440, हो गया। ये बेसिक था, वो आपका शॉर्टकट बिना पेन के। ऐसे ही इस सवाल में अब मैं करूंगा, ये सिखाने का कारण ही यही था मेरा, और कोई कारण ही नहीं था। देखो, मूल्य में गुणा किया किसका, खपत का, तो उससे हमारा खर्चा निकला। तो कुछ पुराना मूल्य रहा होगा, उससे कुछ नया बढ़ जाएगा। कुछ पुराना मूल्य तो रहा होगा ना भाई, 25% मूल्य बढ़ा है, इसका मतलब पहले कोई मूल्य रहा होगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो पहले का मूल्य था 4, उसका 25% हमने बढ़ा दिया, तो 4 का 25% यानी कि 1 बढ़ जाएगा, तो नया मूल्य हो जाएगा 5। पहले मूल्य था 4, अब हो गया 5। उपभोग 20% घटता है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। तो 5 पहले उपभोग होता था, उसका 20% घट गया, यानी कि 5 में से 1 घट रहा है, तो अब हो रहा है 4। अब हो रहा है क्या, 4। तो पहले खर्चा आता था 20 का, अब भी खर्चा कितने का आ रहा है, 20 का, यानी कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है। और हमसे यही पूछ रहा है, तो खाने के तेल के खर्च में कितने की वृद्धि हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई। पहले भी 20 था, अब भी 20 था, 0, कोई चेंज नहीं है। इसलिए उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं, कारण क्या है, नींव जितनी मजबूत होगी, स्ट्रक्चर चाहे जैसा बनाते जाओ, बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। एक्स वाई से 25% कम है। सवाल पढ़ता हूं, सिर्फ सवाल को पढ़ो, कोई और तरीका है ही नहीं। आप ये सोचो कि कोई और तरीका होता होगा, कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूले जितने चाहे पढ़ लेना। इसको करने के लिए लोग और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप x + xy अपॉन 100 से कर दो। देखो, मैं नहीं बताता ये चीज, क्यों, कारण क्या है, कारण ये है कि चलो इसे तो कर लोगे, इसे तो आप आसानी से कर लोगे इस सवाल, इस मेथड से, लेकिन अगर यहां 12.5% या 6 सही 2/7% आ गया, तो इनको यहां रखे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। y, 25 सॉरी x, y से 25% कम है। x कम है y से, x कम है, कितना कम है, 25% कम है। अगर ये 100 होगा तो 25% कम, यानी कि ये 75 होगा। तो कहता है y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y कितना ज्यादा दिख रहा है, 25 ज्यादा दिख रहा है। अब बहुत लोग पता है आंसर लगा देंगे, सर ये रहा, गलत है। उसने पूछा किससे है, किससे, x से, तो कंपेयर भी x से करो। ये 75 से 100 है, कितना अधिक है, 25 अधिक है, किससे, 75 से, उसका प्रतिशत।
25 से एक बार, 25 से 3 बार, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, यानी कि उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए बात को? बोलो हां या ना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। वह एक्स कॉमा वाई से 25% ज्यादा कमाता है। एक्स जो है वाई से 25% ज्यादा कमाता है। अगर वाई 100 रुपए कमाएगा तो एक्स 125 रुपए कमाएगा। कितना? 125 रुपए कमाएगा। तो वाई कॉमा एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है? वाई एक्स से, वाई जो है एक्स से कितना कम कमा रहा है? 25 रुपए कम कमा रहा है। किससे? एक्स से। तो एक्स को यहां नीचे रखेंगे और गुणा 100। 25 से एक बार 25 पंजे 125 और 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना आएगा आंसर? 20%, यानी कि उत्तर सी सही होगा। अब समझ आ रहा है ना क्या बोला मैंने? ये दो सवाल एक साथ इसीलिए कराए थे कि कंफ्यूजन ना हो। जिससे कंपेयर कराए, जिसके बाद भी से लिख के दे दे, वही नीचे आएगा, फिर 100 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर किससे से लिखा था? यहां पे भी एक्स से लिखा था। चलिए नेक्स्ट अगला सेम टाइप क्वेश्चन, उसी तरीके का। मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है। आप लोग करके दिखाओ मुझे इसका आंसर, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है। मनोज का वेतन क्या है? सुभाष से कम है। तो एक हमारा मनोज है और क्या एक सुभाष है। सुभाष है। मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है। 40% कम है। देखो समय कम है आप लोगों के पास। सी सेट में मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत पड़े, तो क्लास प्रॉपरली सिर्फ क्लास ही क्लास चलेगी। रिकॉर्डिंग इसीलिए डलवाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लाइव में आए और फिर बातें हो, फिर हंसी मजाक हो, ये सब हो, तो वो नहीं। आप उससे बचो। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एसएससी के एस्पिरेंट नहीं हो। ठीक है ना? अटेम्प्ट भी बहुत कम होते हैं, मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है, तो आप उस चीज से बच के चलो। समझ में आ गई बात? चलो, मनोज 40% कम है किससे? सुभाष से कम कमाता है। तो सुभाष अगर 100 रुपए कमाता होगा तो मनोज 60 रुपए कमाता है, 40% कम है। तो कहता है सुभाष का वो वेतन मनोज से कितने प्रतिशत ज्यादा है? सुभाष का वेतन मनोज से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। किससे? मनोज से। उसका प्रतिशत 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, और 2/3 का मतलब होता है 66 सहित 2/3%। तो उत्तर होगा आपका 66 होल 2/3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल। ए कॉमा बी और सी तीन विद्यार्थी हैं। ठीक है, तीन विद्यार्थी हैं, ए बी और सी। ए कॉमा बी से 18% अंक ज्यादा प्राप्त करता है। ए जो है वो बी से 18% ज्यादा लेकर आया, तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त करता है। अच्छा देखो ध्यान से समझना, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। क्यों? पहले ए की बात की गई कि बी से 18% अंक ज्यादा प्राप्त करता है। यहां तक हमने पढ़ा और हमने तुरंत क्या लिखा कि ए जो है वो इससे कितना ज्यादा प्राप्त करता है? 18%। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े लिखा था तथा सी से, मतलब ए को पहले बी से कंपेयर किया गया। पहले ए गया बी के पास, तेरे नंबर कितने आए? उसने बताया मेरे पास इतने आए। तो उसने बोला तेरे से 18% ज्यादा है। तो बी चुपचाप रह गया, कुछ नहीं बोला। फिर अब ए के ज्यादा है तो ए कूदने लगा हर जगह जाके। अब सी के पास पहुंचता है, कहता है तेरे नंबर कितने आए? सी ने बताया इतने आए। तो जब सी ने पूछा हाँ भाई तेरे कितने आए, तो बोले तुमसे। किससे? सी से 12% अंक कम है। यानी कि ए का पहले तो कंपैरिजन बी के साथ चला, फिर ए का कंपैरिजन चला सी के साथ।
किसके साथ? सी के साथ, कि भैया इनसे मेरे 12% कम है। कितने? 12% कम है। ध्यान से समझना, ए डिपेंड है बी पर, ए डिपेंड है सी पर। क्यों डिपेंड है? जब बी के अंक पता चलेंगे तो उससे 18 ज्यादा इसके होंगे, और जब सी के अंक पता चलेंगे तो ए उससे 12% कम होगा। कहता है यदि बी को 220 अंक मिले हैं तो सी को कितने मिलेंगे? ठीक है, 18%। आप प्रतिशत को भिन्न में बदलो। सबसे पहले 18 बटे कितना आएगा? 100। 2 से 9 बार और 2 से 50 बार, यानी कि अगर बी को 50 मिलेंगे तो उसका 18% ज्यादा, 50 में 9 ज्यादा, यानी कि इसको 59 मिलेंगे। इसका अनुपात इतना बन जाएगा। और यहां पर देखो 12% बोला है, तो 12% का मतलब होता है 12/100। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, कि अगर सी को 25 मिलेंगे तो उसका 12% कम, यानी कि 25 में से 3 कम 22 इसको मिलेंगे, 22 इसको मिलेंगे। बात सही है? इतना ही है। क्लियर है? अब क्या कहता है कि यदि बी को 220 अंक मिले, हम सारी चीजें सही मान लेंगे, लेकिन हमारे साथ यहां पर एक समस्या खड़ी है। पता है क्या? यहां पर ए के अंक 59 है, और जबकि यहां पर ए के अंक 22 है। ये तो गलत बात है। ये दोनों अंक बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों अंक बराबर नहीं है। दोनों अंक कैसे हैं? बराबर नहीं है ना? बोलो हाँ है ना? सही बात है कि नहीं? बोलो भाई। देखो अब हुआ क्या, यहां पर हमने देखा कि भैया ए के 59 है और यहां पर 22 है। ये तो गलत बात है, इन दोनों को सेम होना चाहिए, क्योंकि ए तो अकेला ही व्यक्ति है ना, इनके अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इसके 22 का कर दिया इसमें गुणा, और इसके 59 का कर दिया इसमें गुणा। कर दिया। करने के बाद अब मैं देख रहा हूं क्या है, करने के बाद मैं देख रहा हूं कि कहता है कि अगर b को 220 अंक मिले तो जब 22 का गुणा होगा तो a के हो जाएंगे 59 इंटू 22 और b के हो जाएंगे 50 इंटू 22। ठीक, 59 इंटू 22 इसके हो जाएंगे और 25 इंटू 59 इसके हो जाएंगे। ठीक है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन को बढ़ाता नहीं हूं, कम करना है। b को बोला 220, तो b को जरा बताओ यहां पर कितने हैं? b को जरा कितने बताए? यहां पर है 22 पंजे 110, 110 के आगे एक जीरो और क्वेश्चन के हिसाब से है वो 220। एक का मान 220 बटे में 1100, जीरो से जीरो कट गया, यह आ जाएगा 2/10। एक का मान 2/10। हमें चाहिए सी को कितने मिले, तो सी को मिल रहे 25 इंटू 29, तो बस इसी में 25 इंटू 59 से गुणा कर दो। 25 दूनी 50, 10 से कट जाएगा 5 बार, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो 295 आ जाएगा, यानी कि सी को 295 नंबर मिल रहे हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, और ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखो, मूल्य बढ़ा है, आपको बताया था कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत। मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मूल्य बढ़ा तो खपत घटेगी। क्वेश्चन में क्या बोला? कहता 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले मूल्य 5 था, उसका 20% यानी कि 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6। 5 से 6 हो गया। अब कहता है कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 5 था 6 हो गया, कमी करो तो 6 से वापस 5 लाना है, तो 6 से 5 लाओगे तो 1 कम करना पड़ेगा, किससे? 6 से, उसका गुणा करूंगा 100 से, तो 1/6 का मतलब सी ऑप्शन। या तो ऐसे कर लो, या आप समझो, हमने सभी ने सीखा कि मूल्य में
खपत से गुणा करो तो उसका खर्चा आता है, ये सीखा था। तो कुछ पुराना मूल्य रहा होगा, फिर कुछ नया हो जाएगा। मूल्य कितना बढ़ा? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा? ये 6। 5 से कितना हो जाएगा? 6। बढ़ गया। कहता है खपत में कितने की कमी करूं ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो 5 से 6 हो गया, तो इसको 6 से 5 कर दो। तो 5 छक्के 30, पहले भी 30 रुपए खर्च होते थे, 6 पंजे 30, अब भी 30 होते हैं। अब देख लो, ये बढ़ा, ये उतना ही उतना रखना था, तो ये जस्ट उल्टा कर दिया। तो 6 से 5 ले आए, तो एक कम कर दिया, किससे? 6 से, उसका प्रतिशत, यानी कि 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो गया। कितना? 16 सही 2/3%, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर ये रहा। एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़का 30% तथा लड़की 70% एक परीक्षा में उपस्थित है, तो परीक्षा में कितने लोग उपस्थित थे और कितने लोग उपस्थित थे और कितने अनुपस्थित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो है। कितना है रेशियो? 3:2। जब किसी सवाल में अनुपात के साथ साथ प्रतिशत भी यूज किया जाए, तो आप इसमें 2 जीरो बढ़ा लेना। अब ये रटने वाली बात नहीं करेंगे हम, मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्यों? अब ध्यान से सुनो। एक गांव में लड़के और लड़कियां इतने, ठीक है। यदि लड़का 30%, लड़की 70% एक परीक्षा में उपस्थित है, अब इसका 30%, 3 का 30% निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए यहां पर 2 जीरो बढ़ा लेते अगर हम, तो क्या होता देखो। अब इसका 30% निकालना आसान है, 90। ये प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितने होंगे भैया? 300 का 30% उपस्थित है, तो 70% अनुपस्थित है, यानी कि 210 लोग। या आप 300 में से 90 आए हैं, 210 नहीं आए। इधर 70% लड़कियां आई हैं, यानी कि 140 आई हैं, तो 60 नहीं आई होंगी, यानी कि इसका 30%। क्लियर? तो आए कितने? ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। पूछा है उपस्थित और अनुपस्थित, तो उपस्थित कितने हुए? 90 ये उपस्थित है, 140 ये उपस्थित है, तो 230 उपस्थित है। अनुपस्थित कितने हो गए? 210 और 60, 270 अनुपस्थित है। इनका अनुपात चाहिए था 23 और 27, आंसर बी। 23 और 27, आंसर बी हो गया। हो गया आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, उनमें से 25% होगा, ठीक है, 25% तथा 30% लड़कियों। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसमें से 25% लड़के तथा 30% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लड़के और लड़कियों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा कितना होगा? 2:3। अब कह सकता हूं मैं डायरेक्टली कि प्रतिशत और अनुपात दोनों दिखे तो तुरंत 2 जीरो बढ़ा लो।
अब इसमें कहता है कि 25% लड़कों को मिलती है और यहां 30% लड़कियों को मिलती है। जिनको मिलती है उनके बारे में जानकारी है, क्वेश्चन में कह रहा है जिनको नहीं मिलती उनकी बात करो। तो अगर 25% लड़के लेते हैं तो 75% नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। अब 200 का 75% कितना आएगा? 150। 30% लड़कियों को मिलती है तो 70% को नहीं मिलती है, यानी कि 210 को नहीं मिलेगी। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 360 लोग जिनको नहीं मिलती है। कितने में से? 500 में से। उसका क्या चाहिए? प्रतिशत। 2 0 कट गए, 5 से 35, 5 दूनी 10, 72% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 72% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8840 है। यदि सभी अधिकारियों का औसत मासिक वेतन 15,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है, तो पूरे कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत क्या है? देखो, ये आपको मैंने एलिगेशन एवरेज में बताया था। सभी कर्मचारियों का मिलाकर 8840 है। सिर्फ अधिकारियों की बात की जाए, यानी कि सिर्फ ऑफिसर्स की बात की जाए, और बाकी के बचे शेष, रेस्ट। अधिकारियों को मिलते हैं 15,000 औसत, और शेष कर्मचारियों को मिलते हैं औसतन 8,000, और सभी का औसत आ रहा है 8840। तो क्या करोगे? एलिगेशन लगा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, कितना आएगा? 840। कितना आएगा? 840। क्लियर? और उसके अलावा जब 15,000 में से 8,000 हटाओगे 7 बचेंगे, बल्कि 9 हटा दो 6 बचेंगे। 9 हटाओगे 6 बचेंगे, और उसके बाद हमारे पास 160 और बच रहा है, तो 6,160 ही हो गया। रेशियो बना लो, 0 से 0 कट कर लो, पहले तो 0 से 0 कट कर लो। और कुछ कट रहा है? जी हाँ, कटेगा भाई, 4 से कटेगा। 4 से कट करो 21 बार, 4 से कट करो 15, और 4 154। 21 से एक बार, 21 से 7 बार, ये कट गया। तो 1:7 बन गया। जब 1:7 बन गया, पूछ रहा है अधिकारियों का प्रतिशत क्या है। तो अधिकारी हमारे पास 1 है। कितना है? 1। टोटल कितने में से? भाई अधिकारी और रेस्ट बचे हुए सबका अनुपात है 1:7। तो एक अधिकारी है टोटल 8 में से, उसका चाहिए प्रतिशत। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है हमारे पास, क्या पूछा है? तो पूरे कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत क्या होगा, है ना? कट सही किया है ना हमने। 4 से एक बार, 4 से 21 बार, 4 से 15 चौक 60, 4 चौक 16, ठीक है। 21 का 7 में गुणा करेंगे, 1:7 आ गया। माइनस और देख लो जरा एक बार, 60, 900, 9 6 एक मिनट, 9 6 15, ठीक है, 160 सही है। आंसर होगा 12.5। इसको ठीक कर लो, 12.5% सही है। आंसर भी लगा लो, आंसर क्या होगा? 12.5%। क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, सेम टाइप। पुरुष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 5200 है, और कर्मचारियों का मासिक वेतन 4200 है, सभी कर्मचारियों का 5,000 है। तो पुरुषों का, यानी कि जेंट्स का या मेल्स का, और फीमेल्स का। मेल्स का कितना है? 5200। फीमेल्स का कितना है? 4200। और सबका कितना है? 5,000। 5,000 में से ये जाएगा 800, इसमें से जाएगा 200। तो रेशियो कितना बनेगा? 200 से एक बार, 200 से 4 बार, 4:1। तो पुरुष 4 है, महिला 1 है। कहता है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो महिला 1 है सभी 5 में से, उसका प्रतिशत।
तो 20% आंसर होगा हमारा। ठीक है, 20% बी ऑप्शन सही है, 20% बी ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है, इसको ट्राई करिए फटाफट। इसको ट्राई करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ा। एक शहर की जनसंख्या 9800 है, उसमें से अगर एक साल में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है तो साल के अंत में शहर की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? अच्छा ठीक है, देखो भैया, जनसंख्या थी 9800 और एक साल बाद पुरुष और महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई, एक साल बाद कितनी हो गई? 10,458 हो गई। कितनी हो गई? 10,458। यानी कि ध्यान से देखो तो कितना बढ़ गई जनसंख्या? 658 जनसंख्या बढ़ गई टोटल, जिसमें पुरुष और महिलाएं सब बढ़े हैं, है ना भाई। 9800 थी, 10,458 हो गई, तो 658 बढ़ गई एक साल बाद। 9800 जनसंख्या थी जिसमें पुरुष और महिलाएं थी, पुरुष थे और महिलाएं थी, मेल और फीमेल। पुरुषों को 8% बढ़ाया गया और महिलाओं को 5% बढ़ाया गया, तब जाकर वो 658 टोटल बढ़ गई है। अब बात यह कि करने के 3 तरीके हैं, इसके 3 मेथड। सिंपल मेथड मैं आपको समझाता हूं, सिंपल सा, कि 9800 में जो पुरुष थे उनको 8% बढ़ा रहे हैं और महिलाओं को 5% बढ़ा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी वाली बात हो गई कि भैया यहां 8% बढ़ गए, यहां 5%। तो हमने इसके इंसाफ किया। क्या इंसाफ किया भैया? हमने यहां पर भी 5% बढ़ाई। अच्छा, महिलाएं भी 5% बढ़ गई, इसमें पुरुष और महिला है, मेल और फीमेल है, ये भी 5% बढ़ गए, ये भी 5% बढ़ गए, मतलब पूरी जनसंख्या 5% बढ़ गई। यही तो बात हुई भाई, जितने महिलाएं बढ़ी उतने पुरुष बढ़ गए, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है 5% बढ़ेगी। तो मैंने देखा कि अगर 5800 का 5% बढ़ाया जाता तो सिर्फ 490 ही बढ़ता। आप कट करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 490 ही बढ़ता, इतना ही बढ़ता। लेकिन बढ़ कितना रहा है? 658। कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखो। अगर ये 500 होता तो 158, लेकिन ये कितना होगा? 168। 168 एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है पता है? क्योंकि ये 5 नहीं था, ये 8% था, यानी कि 3% ज्यादा था। तो ये जो ज्यादा बढ़ रहा है वो पुरुष ही तो बढ़ रहे हैं, तो पुरुषों का 3% ज्यादा होने की वजह से यहां 168 ज्यादा है। तो 3 से 5 बार और 3 से 6 बार, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 6800। यानी कि पूरे पुरुष कितने थे? 6800 थे, 6800 थे। कितने थे? 6800, सॉरी 5600। 6800 टू 5600 भाई, 56 में गुणा होगा, 5600 आंसर होगा। ठीक है, 5600 है ऑप्शन में, जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 56 का 100 में गुणा होगा तो 5600 हो जाएगा ना, 5600 बढ़ गए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी को हो तो बताइए। ठीक, एक तो तरीका ये कर लिया, एक तरीका आप चाहो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। आप चाहो तो इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, सिखा देता हूं। पुरुष और महिलाओं को जोड़कर टोटल 9800 है और 10,458 हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 658। ठीक है, कितनी बढ़ रही है? 658 बढ़ रही है। 9800 से इतना बढ़ रही है, तो 658 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो पुरुषों को कितना बढ़ाया गया? पुरुषों को बढ़ाया 8% प्लस महिलाओं को बढ़ाया 5%, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ गया? 658। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, जहां से m की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे भी कर सकते हो, बल्कि शॉर्ट मेथड ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझने वाली बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक आदमी के पास कुछ धन है, उसका 20% एक सामान खरीदने में तथा शेष का 5% यातायात पर, 120 रुपए उपहार के रूप में दे देता है, तो 1400 रुपए उसके पास बच जाते हैं। तो यातायात पर कितना खर्च किया है? देखो, ट्री मेथड समझो पहले तो।
या आप डायरेक्टली फ्रैक्शन मेथड समझो। देखो, एक के पास हमने मान लिया x रुपए थे, जिसका 20% एक सामान खरीदने पर खर्च किया, तो x का 20% खर्च कर दिया, तो x का 80% उसके पास बचा। x का 80% उसके पास बचा। ठीक, 20% तो गया ना, उससे क्या मतलब है, जो खर्च हो गया वो खर्च हो गया, तो x का 80% बचा। अब कहता है जो बचा है तथा शेष का 5% यातायात पे गया, तो शेष का 95% उसके पास बचा। अब उसके पास इतना बच रहा है, और 120 रुपए उपहार के रूप में दे देता है, तो जो बचा है उसमें से 120 रुपए वो हटा देता है। अब लास्ट में उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। इसको उधर भेज दो, 1520। एक्स का 80% 80/100, 95% 95/100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 19 बार, है ना, कितने बार कट जाएगा, 19 बार कट जाएगा। और 19 से हम इसको कट कर सकते हैं कितने बार, 80 बार। और 80 यहां पर हमारे पास आ गया, हमें पूछा क्या गया था, ठीक है, x यहां जाएगा तो x का कितना आ जाएगा, 8000, कितना आ जाएगा, 8000, 1552 ही हुआ ना, नहीं 80 बार नहीं कटेगा, एक सेकंड, यहां कुछ गड़बड़ हुआ है। x का 80% ये हो गया, 95% बचा था, ठीक है, 95/100, और ये उधर जा चुका है, तो ये हो जाएगा 1520। तो 5 से 19 बार और 5 से 20 बार, और ये कटेगा 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, ठीक है, ये हो गया 100। 19 से कट करना है ना, मैं सही है ना, ठीक है, 19 से कटेगा, 19 से 8 बार, ये 80 बार कट गया, और ये कितना हो गया, 100। 4 से इसको भी कट कर दो 5 बार, 25 अट्ठे 200, तो x का मान आ गया 200, x का मान 200, यानी कि 200 रुपए वो कमाता है। अब पूछा क्या है, x का मान, हमने फिर गड़बड़ किया यार कुछ, एक सेकंड, कैलकुलेशन बार बार मिस्टेक हो रही है। 120 उधर भेज दो, 1520 ये हो गया, x का 80% इंटू 95%, 5 से 20 बार कटा ये, 5 से कटा 19 बार ये, 20 से कटा 4 बार ये, 4 से कटेगा 25 बार ये, ठीक, और 19 से ये कटेगा 80 बार, हम 8 बार ले लेते, 25 अट्ठे 200, तो x का मान 2000 आया, 200 नहीं आया, 2000 आया। 2000 रुपए वो कमाता है। कहता है यातायात पर कितना खर्च हुआ, तो देखो 2000 का पहले खर्च होगा 20%, तो बचेगा 80%। अब जो बचा है उसका 5% खर्च करता है वो यातायात पर, उसका 5%, 2 4 जीरो ऊपर से, 4 जीरो ऊपर नीचे से, 4 ऊपर से, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 रुपए वो खर्च करता है यातायात पे। कितने, 80 रुपए खर्च करता है यातायात पे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ये रहा, यदि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाए, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो कुल आमदनी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में जितनी सीट होती है, टिकट प्राइस का गुणा करते हैं सीट के साथ, तब जाकर रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू का मतलब आमदनी। मान लो 100 रुपए की एक टिकट है और हमारे पास 20 सीटें हैं, तो टोटल हम कितने कमा सकते हैं, 2000 रुपए कमा सकते हैं, 2000 रुपए कमा सकते हैं, बस यही बात, इसी पे काम बन जाएगा। ओल्ड और न्यू, क्या बोला कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाए। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि पहले 4 सीट थी अब 5 है, पहले 4 सीट थी अब कितनी है, 5, ठीक है। मूल्य 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% का मतलब होता है 1/10,
तो 10 में 1 बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए 11, तो गुणा करोगे 40 और गुणा करोगे 55। तो पहले 40 रुपए मिलते थे, अब 55 मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलने लगे? 15 रुपए ज्यादा है। किससे? 40 से। और उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। 75 का आधा करेंगे 37.5 आता है। 75 का आधा कितना आता है? 37.5, यानी कि 37.5% की वृद्धि हुई उसके रेवेन्यू में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 37.5% की वृद्धि हुई उसके रेवेन्यू में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये प्रॉपर इंग्लिश में आ गया, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हिंदी में आ जाते। ये रहा, शायद ये इसी का हिंदी है। 20%, 20%, 160, हाँ ये वही है, इसको कर लो। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक खरीदता है। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब भी किसी चीज का मूल्य बढ़ता है, किसी चीज का मूल्य बढ़ता है, तो उसकी खपत में कमी हो जाती है। तो उसकी खपत में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, हम जानते हैं। अब इस सवाल को समझाता हूं। एक्चुअली ये सवाल जो है ना, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहता है। मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं घर से डेली निकलता हूं और 160 रुपए की चीनी खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? चीनी खरीदता हूं। मैं गया, मैंने 160 रुपए दिए और उसने मुझे कुछ चीनी पकड़ा दी। मुझे नहीं पता कितनी है, x किलोग्राम है, हमने मान लिया x किलोग्राम है। फिर मैं अगले दिन गया, दोबारा से मैंने 160 रुपए की चीनी खरीदी जलेबी बनाने के लिए, तो उसने फिर से मुझे x किलोग्राम दे दी। मैं अगले दिन फिर गया, फिर से मैंने उसको 160 रुपए दिए, उसने मुझे फिर से x किलोग्राम दे दी। अब होता क्या है, 3 दिन से मैं लगातार खरीद रहा था, तो मुझे पता था कि 160 रुपए में आ जाएगी, तो मैं घर से 160 रुपए लेकर ही चला था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, 160 रुपए दिए, तो उसने क्या बोला कि भैया चीनी का मूल्य कम हो गया है। क्या हो गया है? कम हो गया है। मैंने कहा मतलब? बोले अगर आप मुझे 160 रुपए देते हो, जिसमें 20% की कमी हो चुकी है, अगर आप मुझे उतनी ही चीनी चाहते हो कि मैं उतनी ही चीनी आपको दे दूं, 100 किलोग्राम ही दे दूं, तो मैं आपको 160 का 20%, यानी कि 1/5, और 5 से इसको कट कर लीजिए, 5 से 15, 32 रुपए आपके बच रहे हैं। भाई रेट कम होने का मतलब क्या हुआ? रेट कम होने का मतलब क्या हुआ? कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, कभी 100 रुपए लीटर मिलता है, तो कभी एकदम रेट घट जाते हैं, 70 रुपए लीटर मिलने लगे। तो सामान वही 1 लीटर मिल रहा है, लेकिन अब आपके पैसे वापस हो रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। क्या? कि या तो पैसे वापस दे दो, लाओ 32 रुपए बच रहे हैं, लाओ हमें दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने बोला कि मुझे आप पैसे वापस मत करो, आप मुझे चीनी फालतू दे दो। तो उसने क्या किया? 8 किलोग्राम चीनी अधिक, जितनी पहले खरीद रहा था उससे 8 किलोग्राम अधिक वो खरीद पा रहा है। समझ में आई बात? तो कॉन्सेप्ट ये था कि रोज 160 रुपए की चीनी खरीदी जा रही है, आज 20% रेट कम होने की वजह से, 20% रेट कम होने की वजह से 32 रुपए आपके बच रहे थे। ठीक, आपने बोला कि 32 रुपए मत दो, एक काम करो और तौल दो, तो उसने 32 रुपए के हिसाब से 8 किलोग्राम चीनी और तौल दी। इसका मतलब कि 32 रुपए की 8 किलोग्राम। 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि वर्तमान मूल्य, आज का मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य, आज का मूल्य क्या है? तो 8 किलोग्राम अगर 32 रुपए में मिल रही है, यानी कि 8 चौक 32, 4 रुपए का मूल्य चल रहा होगा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है चीनी, तभी तो 8 किलोग्राम 4 के मूल्य से 32 रुपए में मिलेगी। पहला सवाल आपसे पूछा क्या गया है? मूल्य में कमी से पहले। दूसरा सवाल, वर्तमान खपत कि आज कितनी मिली? वर्तमान खपत, आज का रेट कितना है बच्चों? 160 रुपए।
160 रुपए रेट है, 4 रुपए के रेट से कितनी चीनी मिली होगी? 40 किलोग्राम चीनी मिली होगी कि नहीं? आपने 160 रुपए दिए हैं, 4 रुपए का रेट चल रहा है, तो कितने किलोग्राम चीनी मिली होगी आज? 40 रुपए। तीसरा, पहले की खपत, पहले की खपत कि पहले कितनी खपत हो रही थी। एक बात बताओ, आज 40 किलोग्राम मिला है, आज 40 किलोग्राम मिला है, इसका मतलब आज 8 किलोग्राम ज्यादा है, आज 8 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि पहले कितनी मिलती होगी? 40 में से 8 माइनस कर दो तो पहले 32 किलोग्राम मिलती थी। कितनी मिलती थी? 32 किलोग्राम मिलती थी। हमें पूछा गया है क्या? पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कि पहले किस रेट पर आ रही थी, जब रेट कम नहीं हुए थे तब क्या रेट थी। तो पहले 32 किलोग्राम मिला करती थी। कितने में मिला करती थी? उसी 160 रुपए में मिला करती थी। तो 160 रुपए में 32 किलोग्राम मिला करती थी, यानी कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट रहा होगा पहले। कितना? 5 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट रहा होगा पहले। इन चार के अलावा इस सवाल में और कुछ नहीं पूछ सकता है। मैंने चारों आपको सिखा दिए। तो पहले का मूल्य पूछा है, कहता है मूल्य में कमी से पहले, तो कमी से पहले 5 रुपए रेट था, यानी कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती थी। बी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन गया है। क्लियर? एक सवाल और करते हैं, अभी और भी आएगा हमारे पास, और भी सवाल है इसी तरीके के, मैं आपको बता देता हूं। ये रहा सेम उसी तरीके। अंडे के मूल्य में 25% कमी के कारण एक आदमी पहले के मुकाबले 2 दर्जन अंडे 162 रुपए में ज्यादा खरीदता है। कमी हुई है 162 रुपए में, 25% की कमी हुई है। कितने की? 25% की कमी हुई है। 25 चौके 100 और 4 चौक 16, 40.5 रुपए आपके बच रहे हैं। 40.5 रुपए आपके बच रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले जाइए। आपने क्या बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप अंडे ज्यादा दे दो। तो उसने क्या बोला कि पहले के मुकाबले 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है। तो 2 दर्जन का मतलब 40 रुपए में ही तो 2 दर्जन आ रहे हैं, 2 दर्जन। तो अब पहला सवाल, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, आज का मूल्य कितना है? तो बेटा देखो ध्यान से, 2 दर्जन अंडे 40 रुपए 50 पैसे की वजह से मिल रहे हैं। तो बेटा 40.5 में अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 20.25 रुपए प्रति दर्जन मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? प्रति दर्जन, पर डजन, आज का मूल्य। राइट? दूसरा, वर्तमान खपत, वर्तमान खपत कि आज की खपत कितनी है, आज कितने मिले, आज की खपत कितनी है। तो बेटा आज का रेट है 20 रुपए 25 पैसे और आपने पैसे कितने दिए हैं? 162। तो 162 में क्या करेंगे? 20.25 का डिवाइड कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा? वर्तमान खपत। और तीसरा, पहले की खपत, पहले की खपत। तो एक बात बताओ, आज जो हमारे पास आएगी वो आज मिले हैं, जिसमें हमारे पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा हैं। तो जो हमारे पास आएगी, मान लो ये x दर्जन आ जाएगा, तो x में से क्या माइनस कर देंगे? वो 2 दर्जन माइनस कर देंगे, पहले की खपत। और चौथा क्या पूछा गया है? पहले का मूल्य, पहले का मूल्य, पहले कितना मूल्य था। तो आप क्या करोगे? इतने मिलते थे 162 में, तो क्या करना है? 162 x माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर इसका क्या आया है। ठीक है? चलिए वापस आते हैं यहां पर। ये अच्छा सवाल है, यूपीएससी सीसेट के हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी की जाए। ठीक है? तो नया भिन्न 5/2 प्राप्त होता है। भिन्न क्या होता है? जो p/q फॉर्म में होता है।
ये है हमारी भिन्न। अगर मान लो मैं 100 से ऊपर गुणा कर दूं और 100 से नीचे भाग कर दूं, किसी को कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत नहीं। हमारी भिन्न यही है, हमने यही माना है, माना हमारी भिन्न यही है। अब इसमें कहता है कि 20% की वृद्धि ऊपर होनी चाहिए और 5% की कमी नीचे होनी चाहिए। तो 20% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 120p, और 5% की कमी करूंगा तो कितना हो जाएगा 95q। अब हमारी भिन्न ये हो गई, लेकिन सवाल कह रहा है कि ये जो भिन्न है वो 5/2 है, तो हमने कर दिया इसको 5/2 के बराबर। 5 से कट कर लें इसको 24 बार, 5 से कट कर लें इसको 19 बार, तो हमें p/q चाहिए। क्या चाहिए? p/q। तो 19 इधर जाएगा, 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48, यानी कि वो भिन्न पहले कितनी थी? 95/48। हमें यही पूछा गया है कि वो भिन्न कितनी थी, वास्तविक भिन्न। तो वास्तविक भिन्न p/q मानी है, तो भिन्न कितनी आ गई हमारे पास? 95/48। भाई 20% बढ़ाओगे तो 100 में 20 बढ़ेगा 120, 5% घटाओगे 100 में से 5 घटेगा 95। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। एक आदमी के वेतन में 20% बढ़ाया जाए तथा पुनः 20% घटाया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? पहले बेसिक बताता हूं। मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, उसमें 20% बढ़ा दिए, तो अब उसकी तनख्वाह हो गई 120 रुपए। अब कहता है इसका 20% घटा दो, 20% घटा दो। जब आप इसका 20% निकालोगे तो 10% होगा 12, 20% होगा 24, तो 24 इसमें से घट गए, 24 रुपए इसमें से घट गए। तो 120 में से 24 घटाऊंगा तो अब कितने हो गए? 96 रुपए हो गए। अब उसकी तनख्वाह हो गई 96 रुपए। तो कहता है कि ये बताइए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो उसका वेतन 100 रुपए था, 2 साल बाद 96 रुपए रह गया, यानी कि 4 रुपए की कमी हुई है। तो 4 रुपए जब 100 पर कैलकुलेट करोगे तो 4% की कमी आएगी। कितने परसेंट की कमी आएगी? 4% की कमी आएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा कि मान लीजिए तनख्वाह उसकी 100 रुपए थी, उसका 20% बढ़ गया तो हो गया 120% एक साल बाद। फिर आगे उसका 20% घट गया तो अब हो गया 80%। कितना हो गया? 80%। तो 100, 120/100, 80/100, तो 100 से 100 कट गया, 1 1 1 1 कट गया, 12 अट्ठे 96। तो बेटा आप देखो कि पहले 100 रुपए थी तनख्वाह, अब 96 रह गई, तो सीधा कितने परसेंट की कमी आ गई? 96 में 4% की कमी हमें दिखाई दे रही है, यानी कि आंसर 4%। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु का मूल्य 25% से घटाया जाता है परंतु उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो वस्तु के बिक्री होने से पहले आय पर क्या प्रभाव पड़ा? हम सभी लोग जानते हैं जो भी उसका मूल्य होता है उसकी बिक्री में गुणा करें, अगर उसकी बिक्री में गुणा करें, अगर उसकी बिक्री में गुणा करें तो क्या आता है? तो उसकी रेवेन्यू बोलते हैं उसको। रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आय। जैसे मान लो उसका मूल्य 40 रुपए है, 10 किलो बिकता है, तो कितनी आय होगी? 400 रुपए की आय होगी। मूल्य 40 रुपए है, 10 किलो की बिक्री होती है, तो 400 रुपए की आय होगी। ठीक है, कुछ ओल्ड पुरानी रही होगी, फिर कुछ न्यू नई हो जाएगी। कहता है मूल्य 25% घटाया जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो पहले मूल्य था 4, अब 1 घट गया तो कितना हो गया? 3। पहले 4 रुपए का मिलता था, अब 3 रुपए का मिल रहा है। उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। देखो मूल्य घटेगा अगर, तो बिक्री तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। भाई सोना सस्ता मिल जाए, आपको बोल दिया जाए 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए तोला, तो भैया आदमी क्यों नहीं खरीदेगा? बताओ, जाके खरीद लेगा। अभी मिल रहा है कितना? 65,000 रुपए तोला। जब सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा, महंगा होगा तो कम बिकेगा। ठीक है, तो 30% का मतलब 3/10 कर ले, क्योंकि 30/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा।
तो पहले 10 किलोग्राम बिकता था, अब बिक रहा है 13। तो पहले पैसा मिलता था कितना, 40, अब कितना मिल रहा है, 39। कितना मिल रहा है, 39। तो प्रभाव क्या पड़ा, घट रही है। पहले 40 रुपए की आय हो रही थी, अब 39 की आय, घट रही है। तो घटने में ये दोनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहां इंक्रीज है, यहां भी इंक्रीज है, डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज होगा, 1। किससे, 40 से, 40 से ही घटेगा, उसका प्रतिशत, 0 से 0 कटा, और 10/4 का मतलब होता है 2.5%, यानी कि 2.5% घटेगा। आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन। कितना घटेगा, 2.5% घटेगा। कितना घटेगा बच्चों, 2.5% घटेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये करा दिया है। इस पर, हाँ इस पर आ जाइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने लैपटॉप 2,10,000 में, मोबाइल 1 लाख में, टेलीविजन 1.5 लाख में खरीदा। क्या क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा, और क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, और क्या खरीदा, टीवी खरीदा, टेलीविजन खरीदा। कहता है लैपटॉप पर 10%, मोबाइल पर 8%, टेलीविजन पर 5% कर दिया गया। कर का मतलब यहां पर टैक्स है। क्या है, टैक्स। कर का मतलब है टैक्स, कर दिया। लैपटॉप 10%, मोबाइल 8%, टेलीविजन पर कर दिया। अच्छा, ये लाइन डबल हो गई। तो सभी सामान पर कितना मूल्य कर दिया गया, कितना कर दिया गया है। देखो 2,10,000, इसको 1 लाख, और इसको 1.5 लाख। लैपटॉप पर 10% टैक्स है, तो हम सीधा टैक्स कैलकुलेट कर लें कि कितना टैक्स दे रहा है। 10% के लिए सिर्फ एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 21,000 रुपए टैक्स दे रहा है। मोबाइल मोबाइल पर 8%, 8% का मतलब हुआ, 8% का मतलब हुआ इसका 1 लाख ही था ना ये, दो, हाँ ठीक है 8, ठीक है, 1 0 छोड़ दो तो कितना, 1 लाख पर 8% निकालना है। अच्छा ठीक है, एक 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 8,000 रुपए टैक्स देगा। कितना, 8,000 रुपए। और इधर कितना दिया इसने, 5%। 10% होगा 15,000, 5% उसका आधा, यानी कि 7,500, 15,000 का आधा। इस पर इतना टैक्स, इस पर इतना टैक्स, इस पर इतना टैक्स, टोटल टैक्स कितना हो गया, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36,500 रुपए टैक्स दिया है उसने टोटल। कितना टैक्स दिया है, 36,500 रुपए टैक्स दिया है, यानी कि ए ऑप्शन। सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी और इसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला 120 मशीन हिस्से के एक मोटर में 5% हिस्सा खराब है। 80 हिस्से वाली दूसरी मशीन में 10% हिस्सा खराब है। दोनों को एक साथ मिलाकर कितना प्रतिशत मशीन का हिस्सा खराब है। अरे यार, 120 में 5% हिस्सा खराब है। 5% मतलब इतना, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 6 मोटर खराब है इधर। और 80 हिस्से वाली मशीन में 10% खराब है। 10% का मतलब कितना हो गया, 8। कितना हो जाएगा, 8। 8 इसमें खराब है, तो टोटल कितना खराब हो गया बेटा, 14। कितने में से, 120 यहां है और 80 यहां है, टोटल 200 में से 14 मशीनें खराब है। उसका हमें क्या चाहिए, प्रतिशत। 0 से 0 कटा, 2 से कट जाएगा 7 बार, 7% जो है वो खराब है टोटल। एक साथ मिलाकर कितना खराब है, 7% खराब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंतिम वित्तीय वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेची। इस साल का लक्ष्य 51,300, तो कितनी बढ़ानी होगी। 41,800 से पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में इतनी कार बेची है, इस बार उनका टारगेट है 51,300 कार बेचने का। कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया भाई, 42 इसको मानोगे तो 8 तो ये हो गया, 2 हो गया वो, 8200, 8500 और 9500, यानी कि टोटल 9500 बढ़ाना पड़ेगा। इतना बढ़ गया, तो इतना बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 41,800 से, पिछले वाले से। उसका क्या चाहिए, प्रतिशत। तो 2 0 से 2 0 कट कर लो,
और किसी से ही कट रहा है, और कटेगा किसी से? 5 से ही कटेगा नहीं। 19 से 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और बचा कितना? 19 दूनी 38, 5/22। और कट कर लो, क्योंकि नीचे 22 क्या और भी कट रहा है। 2 से 11 बार कट करो, 2 से 50 बार कट करो, तो ये आ गया 250/11। और 11 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि आंसर होगा 22 सही 8/11%, यानी कि डी ऑप्शन। कितना? डी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, ये रहा सवाल। एक शहर की वर्तमान संख्या 26,010 है। प्रत्येक वर्ष यह 2% बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले कम रही होगी, तभी तो बढ़ बढ़ के इतनी हो गई 2 साल बाद। हमने मान लिया कि 2 वर्ष पहले वो x थी, जिसमें 2% बढ़ रही है, यानी कि इसका 102% हो जाती है 1 साल में। अब जो 1 साल बाद होगी उसका भी 2% बढ़ेगा, तो हो जाएगा 102% और फाइनली लास्ट में कितनी होती है 2 साल बाद? 26,010। यहां से x का मान निकालिए 51/50। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे लिख रहे हैं, तो 102/100 करोगे ना, और यहां पर भी 102/100 करोगे, बराबर कितना होगा? 26,010। कितना हो जाएगा? 26,010। 2 से 51 बार, 2 से 50 बार, 2 से 51 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, क्लियर? 51 का स्क्वायर करें अगर, तो 2601 ही आएगा। 51 का स्क्वायर करोगे आप, तो देखो ये 25 हो गया, ये हो जाएगा 01, 5 एकम 5 और 10, ठीक है 2601 आ रहा है। 51 का स्क्वायर होता है 2601, यानी कि 10 बार कट गया, 10 बार कट गया। और ये कितना? 2500। 2500 का 10 में जब गुणा करेंगे तो 2500 के आगे एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि 2 साल पहले इसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 थी, यानी कि ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी लोग? बोलो हाँ या ना, बताइए भाई, हाँ या ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है यार, पहले इतनी थी क्योंकि आज की जनसंख्या है, कहता है हर साल 2% बढ़ती है। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले x थी, 2% बढ़ गई, फिर उसका भी 2% बढ़ गई, तो फाइनली इतनी हो गई। सॉल्व किया तो 2500 थी। जैसे ये रहा, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले साल 20% बढ़ी तथा दूसरे साल 30% बढ़ी, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? आज कितनी है? 20,000, ठीक है जी। अब उसका 20% बढ़ गई तो हो गई अब 120%, 1 साल बाद इतनी। अब कहता है उसके भी दूसरे साल में 30% बढ़ जाती है, यानी कि अब कितनी हो गई? 130%। पहले 1 साल में इतनी हुई, अब जितनी हुई थी उसका भी 30% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 130%। तो सॉल्व कर लो बस इसको। 20,000 120/100, 130/100, तो 4 जीरो तो हमें नीचे दिख रहे हैं कटते हुए, ये कट गया, तो ये आया 2 गुणा 120 गुणा 130, 2 गुणा 120 गुणा 130। तो 2 गुणा ये कितना हो जाएगा टोटल? 240 गुणा 130 ना। एक काम करते, 2 जीरो तो यहां बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा 240 और 72, यानी कि 2 7 4 11 और 3 312, तो हो जाएगी 31,200, यानी कि सी ऑप्शन। कितनी हो जाएगी? 31,200, यानी कि सी ऑप्शन सही। क्लियर? एक शहर की जनसंख्या 1000 है, जिसमें 60% आदमी है, जिसमें से 20% लोग साक्षर हैं। अगर शहर के 25% लोग साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत औरतें साक्षर हैं? ठीक है, 1000 लोग हैं जिसमें 60% आदमी है, तो 1000 का 60% मेल है, तो 1000 का 60% निकालोगे 600 आएगा। 600 मेल है और 400 क्या है? फीमेल है, फीमेल। अब कहता है जिनमें से 20% लोग साक्षर हैं,
तो इसका 20% निकालो। इसका 20% यानी कि 120 लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। 120 लोग साक्षर हैं। और कहता है अगर शहर के 25% लोग साक्षर हैं, टोटल अगर इसका 25% आप निकालोगे, शहर में 1000 लोग हैं जिसका 25% यानी कि 250 लोग पढ़े लिखे हैं। 250 लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें 120 तो आदमी हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं कितनी होगी? 130 महिलाएं होंगी। 130 महिलाएं जो है वो साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं। कैसी हैं? पढ़ी लिखी हैं। तो कहता है कितने प्रतिशत औरतें साक्षर हैं? तो 130 औरतें पढ़ी लिखी हैं, कितने में से? 400 में से। उसका प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 32.5 आंसर होगा। यानी कि इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 32.5% महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं भाई, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। चलो अगला, एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% से बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत होगी? हम सभी लोग जानते हैं जो भी हम कमाते हैं उसे आय कहते हैं। उसमें से हमारा खर्चा अगर निकाल दिया जाए और उसके बाद जो बचता है हम उसको बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत। एक आदमी 75% भाग खर्च करता है, तो हमने मान ली उसकी तनख्वाह अगर 100 रुपए है तो इसका 75% यानी कि 75 रुपए वो खर्च करेगा, तो उसके हिसाब से यहां पर 25 रुपए उसके बच रहे हैं। 100 रुपए हमने माना 100 रुपए कमाता है तो 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। अब उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दो, तो अब आय कितनी हो जाएगी? 120। कितनी हो जाएगी? 120। अब उसमें से कहता है कि खर्चा भी 10% बढ़ा दूं, तो खर्चा 10% मतलब इसका 10% 7.5 होता है। जब 75 में 7.5 जोड़ोगे, 7.5 रुपए बढ़ेंगे तो 82.5 हो जाएंगे। अब तो अब 120 कमाता है, इतने खर्च करेगा तो कितने बचाएगा? 37.5%, 37.5 रुपए बचाएगा, 37.5। तो कहता है तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो 25 थी, 37.5 हो गई, 12.5 बढ़ गई, इतने रुपए ज्यादा बचाने लगा। तो 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है, किससे? पहले वाले से। और उसका क्या चाहिए? प्रतिशत। 12.5 का 2 गुना होता है 25, और 2 से कटेगा तो आएगा 50%। उसकी बचत जो है वो 50% बढ़ गई है। बचत कितनी बढ़ गई है? 50% उसकी बचत बढ़ गई है। ठीक है, 50% उसकी बचत जो है वो बढ़ चुकी है। क्लियर है? सेम टाइप क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसे आप कमेंट करके मुझे बताइए। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, परेशान ना हो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। आगे बढ़ता हूं और इस पर आता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपीएससी ने अभी रिसेंट 2018 में पूछा था, 2018 में ऐसा सवाल पूछा गया। और उसके बाद हम कुछ और सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे और इसको फिनिश करेंगे आज। हर क्लास जो भी चलेगी आपकी मैं कंप्लीट कराऊंगा, मतलब जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा उसको कंप्लीट ही आपको दूंगा एक बार में, ताकि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएं और आंसर पाएं। एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 25 अंक से फेल हो जाता है। एक परीक्षा हुई, 30% अंक प्राप्त किए और रो रहा है बेचारा, 30% अंक लेकर आया है और रो रहा है कि सर मैं फेल हो गया, फेल हो गया, मैंने कितने नंबर कम है? कह रहा 25। मैं कहा चलो 25 तुम्हें दे दिए, अब तुम हो जाओ पास। क्या हो जाओ? पास। अब वो खुश हो गया कि सर मैं पास हो गया, एटलीस्ट फेल नहीं हुआ।
उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक लाया है और बड़ा खुश है, घूम रहा है पूरे स्कूल में, 40%, 40%। तो मैंने कहा कितने नंबर आए? बोले 40%। मैंने कितने नंबर ज्यादा लाया पास होने से? कह रहा 25 अंक ज्यादा है मेरे से। तो मैंने उससे 25 नंबर वो छीन लिए। अब वो बेचारा परेशान है, 25 नंबर उससे छीन लिए। बोले सर आपने सिर्फ मुझे पास ही रहने दिया, अब ना मैं फेल हूं ना मैं मेरिट में हूं, अब मैं सिर्फ पास हूं। यानी कि ये भी पास है ये भी पास है, तो दोनों नंबर बराबर होंगे। 25 को इधर भेजो 50, इसको इधर भेजो 10%। अब आपसे 3 सवाल पूछता है यहां पर। क्या? एक तो पूछता है, क्या पूछा है इसमें? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स। हम सबका पेपर मैक्सिमम 100% का होता है। अगर 10% का मान 50 है तो 100% का मतलब 10 से गुणा कर दो इसमें, तो 10 से गुणा इसमें भी कर दो। तो सबसे जो पेपर है वो 500 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का? 500 नंबर का। तो हमारा आंसर भी 500 होगा। ठीक, सी ऑप्शन। एक सवाल और पूछता है, एक तो पूछता है मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, और एक पूछता है पासिंग परसेंट, कितने परसेंट नंबर लाए कि वो पास हो जाए, और एक पूछेगा पासिंग मार्क्स कि कितने नंबर लेकर आए। पासिंग परसेंट और पासिंग मार्क्स में डिफरेंस है। जैसे आपसे कोई पूछता है हाँ भाई हाई स्कूल में कितने परसेंट बने, तो आप कहते हो 70%, 80%, 85%। और कोई ये पूछ ले कितने नंबर बने, तो 500 में से कितने नंबर बने, 390, 380, 400, 450, तो वो नंबर होते हैं। तो नंबर होते हैं पासिंग मार्क्स, परसेंट होता है 80%, 10%, 20%, 50%। अब पासिंग परसेंट निकालना है। चलो यहां 30% तो है हमारे पास। अगर इन नंबरों को भी प्रतिशत में बदल दिया जाए, प्रतिशत में बदल दिया जाए, तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। 50 नंबर 10% के बराबर है, हमें 25 नंबर चाहिए, यानी कि इसका आधा तो इसका भी आधा, यानी कि ये किसने के बराबर हो गया? 5% के बराबर हो गया। तो 30% उसके पास थे, मैंने 5% उसको दिए, यानी कि 35%, 35% में पास होना है। कितने प्रतिशत में? 35। पूछा गया है पासिंग मार्क्स, तो टोटल 500 का पेपर था, आपको 35% नंबर लाने थे, तो आप नंबर कितने लेकर आओगे? 5 तिया 15 और 175। 175 नंबर आपको लाने हैं, आप पास हो जाओगे। 175 नंबर लाने हैं और आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। ठीक है, क्लियर? कल क्लियर? चलो नेक्स्ट, अच्छा सवाल है ये भी। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में विजेता को कुल दिए गए मतों का 70% प्राप्त हुआ। हमने मान लिए कि टोटल वोट 100x पड़े। टोटल कितने वोट पड़े? 100x, जिसमें से विजेता को 70% मिले हैं, विनर को, यानी कि 70x वोट मिले होंगे इसको। तो जो लूजर है, जो हार गया है, लूजर, उसको 100 में से 70 इसको मिले तो 30 इसको मिले होंगे। कहता है और वह 15,400 वोटों से जीत गया। इसको 70x मिले हैं, इसको 30, कितने ज्यादा मिले? इसको 40x, इसीलिए तो जीता। ये जीते गए वोट है, और वो 40x किसके बराबर है? 15400। x का मान निकालोगे 15400 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कट करो, कट जाएगा, तो चलो इसको कट मत करो, इसको ऐसे रहने दो। 15400 डिवाइडेड बाय 4, 40 सॉरी, डिवाइडेड बाय 40। एक जीरो से एक जीरो कट कर लो बस। कहता है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो हारे हुए उम्मीदवार को 30x मिले थे, तो हमें x का मान ये है, हमें 30x का मान चाहिए, यानी कि 30 से क्या करो? गुणा कर दो। तो 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12 और बचेगा 12 के बाद 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 385। 385 का गुणा करना है हमें 30 में,
तो 1 जीरो तो हमारे पास ये आया, 3 पंजे 15, लास्ट में 5 जीरो है, सब में ही 5 जीरो है। या तो आप क्या करो, डिजिट सम सिखाया था मैंने आपको एवरेज में, डिजिट सम लगा दो, डिजिट सम लगा दो, मल्टीप्लाई मत करो, चाहे करना है तो कर लो। 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 तिया 9 और 2 11, 11,550, 11,550 ऑप्शन नंबर बी। गुणा कर लो, नहीं तो क्या करो, डिजिट सम लगा दो, डिजिट सम से भी आ जाएगा, डिजिट सम से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और 298 मत से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए टोटल 100x वोट पड़े, जिसमें 40% एक को मिले, यानी कि 40x, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60x। तो हार कितने से रहा है? 20x से हार रहा है, अंतर से तो हारते, 20x से हार रहा है। और क्वेश्चन में कितने से हार रहा है? 298 से। x का मान कितना आएगा? 298 बटे में 20। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कुल मतों की संख्या, जो कि 100x थी। तो x का मान ये रहा, 100x का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, 4 5 निम 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49, फिर 4 कैरी गया, 5 दूनी 10 और 4 1490। कितने वोट आ गए टोटल? 1490 वोट उसमें डाले गए थे। कितने वोट डाले गए थे? 1490। ठीक है, चलिए आते हैं अब ये सवाल। ये सवाल बड़े पसंदीदा रहते हैं यूपीएससी में, जो कई बार पूछा जाता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें, उसके आधार पर प्रश्नों को हल करें। 50% यात्रियों को कॉफी और 50% को लस्सी, 5% यात्री को कॉफी चाय और लस्सी पसंद नहीं है। ठीक है। 10% लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। 20% को कॉफी और चाय पसंद है। ठीक है। 25% को लस्सी और कॉफी पसंद है। ठीक है। 25% को लस्सी और चाय पसंद है। ठीक है। 55% को कॉफी पसंद है, 50 को चाय पसंद है और 50 को लस्सी पसंद है। ये सवाल आप एक बार पढ़िए, जरा ध्यान से पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल पीछे से लिखा गया है। यूपीएससी की यही खासियत है, सवाल को घुमाता है। शुरुआत यहां से करनी चाहिए थी कि भैया 55 को कॉफी पसंद है, 50 को चाय पसंद है और 50 को लस्सी, फिर उसके बाद जाता, लेकिन उसने पीछे से लिखा है ताकि तुम परेशान हो। और सिर्फ एक ग्राफ बनेगा, सॉल्व कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कुछ भी नहीं करना, यकीन मानो, लेकिन आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। पढ़ो फटाफट, बताओ आंसर। क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं इस टाइप के सवाल बहुत पूछे गए हैं और मैं एक ही बार में सब बता दूंगा, एक ही बार में सारे। देखो यहां 3 चीजें हैं, चाय, कॉफी और लस्सी। मैं इससे पहले एक फाइल ले लेता हूं। देखो, चाय, कॉफी और लस्सी, चाय, चाय, कॉफी और लस्सी। अब हम पढ़ेंगे यहां से, पहले यहां से 5% यात्रियों को कॉफी, चाय और लस्सी पसंद नहीं है। 5% लोग ऐसे हैं जिनको चाय, कॉफी, लस्सी पसंद नहीं है। ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हम बाद में बात करेंगे। यहां पर इसको साइड में कर लो। और 10% को ये तीनों पसंद है, 10% को तीनों पसंद है। ये चाय है, ये लस्सी है और ये कॉफी है। ठीक है, कॉफी है। ठीक, अब इसमें कौन सा पोर्शन आपको ऐसा दिख रहा है जो तीनों में है?
ये वाला पोर्शन जो है वो तीनों में है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो 10% लोग यहां आएंगे जो तीनों पसंद करेंगे, इसमें भी घुस जाएंगे, इसमें भी घुस जाएंगे और इसमें भी घुस जाएंगे। ठीक, इससे अब आगे पढ़ो। हमने यहां तक पढ़ लिया 10% लोग तीनों पसंद करते हैं। ठीक, 20% को कॉफी और चाय पसंद है। 20% को कॉफी और चाय पसंद है। एक बात बताओ, कॉफी और चाय में दोनों, जो दोनों में आ जाए, तो दोनों में आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों में आ रहा है, यानी कि इसमें 20% आना चाहिए, जिसमें 10 आ चुका है, यानी कि 10 यहां पर और लेना पड़ेगा। भाई 10 यहां आ चुका है तो 10 यहां लेना पड़ेगा, तभी इस पूरे पोर्शन में। ये देखो, आप सिर्फ कलर्स को देखना तब समझ में आएगा। ये पोर्शन ऐसा है जो तीनों में कॉमन था, जो तीनों लोग पसंद करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ चाय और कॉफी का है। तो 20% होना चाहिए चाय और कॉफी में, 10 आ चुका है तो 10 और ले आई। ठीक, अब सवाल आगे, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके। 25% को लस्सी और कॉफी पसंद है। लस्सी और कॉफी, तो लस्सी ये रहा, कॉफी ये रहा। तो लस्सी और कॉफी में ध्यान से देखेंगे तो लस्सी और कॉफी में ये वाला पोर्शन आ रहा है पूरा, जो 25% है, जिसमें 10 यहां ले चुका हूं तो 15 मुझे यहां लेना चाहिए, 15 मैंने यहां ले लिया। ठीक, चलो फिर वापस आओ सवाल पर, ये भी खत्म। और 25% को लस्सी और चाय पसंद है। 25% को लस्सी और चाय पसंद है। तो लस्सी और चाय का कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है कॉमन, 25%, ये वाला पूरा, जो इसमें भी इसमें भी 25 लेना है, जिसमें 10 यहां ले चुके हो, तो यानी कि 15 यहां लेना पड़ेगा आपको, तभी टोटल 25 होगा। क्लियर? ठीक, वापस आओ सवाल पे। अब कहता है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या कहता है यहां से आगे, 55% को कॉफी पसंद है। तो अब हमें सिर्फ कॉफी को पकड़ना है। कॉफी क्या है, ये रहा 55। अब ध्यान से देखो, ये सिर्फ कॉफी का सेट है, जिसमें 55 आना है। 10, 20 और ये कितना, 35। 35 आ चुका है, 55 आना है। तो 35 हम यहां तक ले चुके हैं इनको, तो यहां पर कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20%, तभी तो मिलाकर 55 होगा। क्लियर? ये भी खत्म, ये भी खत्म। 50% को चाय पसंद है। 50% को चाय पसंद है। ठीक, तो 50% को चाय, 50% चाय वाला ये ना, इसमें पूरा 50 होना चाहिए। 10, 10, 20 और 35, 50 में से 35 यहां आ चुका है, तो 15 यहां जाएगा, 15 ये बचेगा। अब आप इसमें देखोगे तो पूरा 50 होगा, देख लो, 10, 10, 20 और 10, 30 और 5, 35 और 15, 50 हो गया। चलो, अब लास्ट स्टेटमेंट और बचा हुआ है। और 50% को लस्सी पसंद है। तो लस्सी वाले को देख लो जरा, लस्सी ये रहा, 50 आना है, तो 15, 15, 30 और 10, 40, 40 यहां आ चुका है, तो यानी कि 50 लाने के लिए 10 यहां होगा। अब सभी जगह भर चुकी है। अब आप आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से। ये बन जाए ना अगर आपका एक बार, ये अगर बन जाए, ये सेट थ्योरी का पार्ट है, ये सेट थ्योरी का पार्ट है, लेकिन परसेंटेज में आता है, इसलिए हम यहां करा देते हैं। अब पूछा क्या गया है, वे यात्री जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, वे यात्री जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो सिर्फ कॉफी में 20% लोग आ रहे हैं यहां, जो सिर्फ कॉफी पसंद कर रहे हैं, ना वो इसमें सम्मिलित है, ना वो इसमें सम्मिलित है, ना वो इसमें सम्मिलित है। कॉफी पसंद करने वाले 20% है। पूछा क्या गया, हमें यहां पर निकाल लिया 20%। अब आगे पढ़ते हैं। उन यात्रियों की तुलना में अधिक हैं जो केवल लस्सी पसंद करते हैं। तो लस्सी पसंद करने वाले कितने हैं, 10%। तो लस्सी पसंद करने वाले हैं 10 और ये है 20, सीधा 2 गुना है, सीधा 2 गुना है। हमसे पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत है। तो भैया जो 20 है वो 10 का कितने प्रतिशत है, तो 2 गुना है सीधा, 10 से सीधा 10 ज्यादा है, 10 से 10 ज्यादा यानी कि 100% ज्यादा है। आप x की वैल्यू निकाल लो, 20/10 और गुणा क्या आएगा, 100, है ना। अच्छा कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है ना, कितना ज्यादा है, ये 10% है। तो आप देखो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है,
किससे? 10 से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। तो सीधा आ जाएगा आपका 100%। क्लियर? अगला सवाल, ये वही है सब, ठीक है। उन यात्रियों का प्रतिशत जो चाय और लस्सी दोनों पसंद करते हैं। तो चाय और लस्सी वाले कहां है? चाय और लस्सी दोनों पसंद करते हैं, ये वाला पोर्शन कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। चाय और लस्सी दोनों पसंद करते हैं लेकिन कॉफी नहीं पसंद करते हैं, तो कॉफी हमने ली नहीं है, कॉफी नहीं लेनी है। अब आप ध्यान से देखो, उन यात्रियों का प्रतिशत बताना है जो चाय और लस्सी दोनों पसंद करते हैं लेकिन कॉफी नहीं पसंद करते हैं। तो जब हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं तो उसमें 25% लोग हैं लेकिन कॉफी नहीं लेनी है, तो ये कॉफी में भी तो जा रहे हैं। तो 25 में से ये वाला हटा दो, सिर्फ चाय और कॉफी में 15% लोग बचेंगे, यानी कि आंसर कितना होगा? 15% होगा। कितना होगा? 15%, यानी कि ए ऑप्शन। ये लो। तीसरा सवाल ये रहा, कॉफी, चाय और लस्सी में से कम 2 पसंद रखने वाले यात्रियों का, कम से कम 2 से ज्यादा भी चलेंगी, कम से कम 2 यात्रियों का प्रतिशत क्या है? चाय, कॉफी, लस्सी, तो कम से कम 2 से ज्यादा भी, तो कम से कम 2 ये रहा, कम से कम 2 ये रहा, कम से कम 2 ये रहा, और 2 से ज्यादा ये रहा, यानी कि 15, 15, 30, 40 और 50। 50% लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, 2 से ज्यादा। 50% इसका आंसर होगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, यदि यात्रियों की संख्या 180 है तो केवल लस्सी पसंद करने वाले यात्रियों की संख्या, सिर्फ लस्सी, तो सिर्फ लस्सी में 10% लोग आते हैं। 180 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 18 आएगा। 180 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 18 आएगा। तो 18 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लस्सी पसंद करते हैं। क्लियर? ये हमारे आज के लास्ट सवाल थे, और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।